NCERT Chapter 3 Class 11 Motion in a straight line. First heading Kinematics. The branch of physics in which we study about the motion without going into cause of motion. Kinematics ब्रांच में हम मोशन को तो स्टडी करते हैं लेकिन मोशन के कॉज को नहीं. रेस्ट और मोशन. रेस्ट और मोशन बोथ आर रिलेटिव, नॉट एब्सोल्यूट. कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है ये रिलेटिव होता है, ना कि एब्सोल्यूट. अगर एक ट्रेन के अंदर दो पैसेंजर बैठे हैं ए और बी, देन ए इज एट रेस्ट for B and B is also at rest for A. But कोई पर्सन C प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, then A and B both are in motion for C in a moving train. ट्रेन मूव कर रही है तब, क्योंकि मूविंग ट्रेन के अंदर A और B टाइम के रेस्पेक्ट में एक दूसरे की पोजीशन को बदलते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन C टाइम के रेस्पेक्ट में A और B दोनों की पोजीशन बदलते हुए दिखेगा. तो इस तरह से A और B एक दूसरे के लिए रेस्ट में है लेकिन सी के लिए मोशन में. सिंपली हम कह सकते हैं, इफ़ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, एंड इफ अ बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, द बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट. रेक्टिलिनियर मोशन, ये सिंपल वन डायमेंशनल मोशन होता है. रेक्टिलिनियर मोशन या तो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पर मोशन करेगा या वाई पर या फिर जेड पर. वन डायमेंशन मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके साथ हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफाइन करते हैं. फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जैसे हम लोग अर्थ पर रह रहे हैं तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है, हम अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वर्क कर रहे हैं. अर्थ, अगर हम अर्थ पर मोशन नहीं कर रहे होते, एक जगह रुके होते हैं, तो हम कहते हैं कि हम रेस्ट में हैं. लेकिन अगर मून से देखा जाए तो अर्थ खुद मोशन कर रही है, तो मून के रेस्पेक्ट में तो हम मोशन में होंगे, भले ही हम नहीं मूव कर रहे हैं तब भी. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जिस फ्रेम में को रेस्ट में जिस फ्रेम को रेस्ट में मानकर हम उसके रेस्पेक्ट में अपने आप को डिफाइन करते हैं, हम रेस्ट में हैं या मोशन में हैं. जैसे अर्थ को हम रेस्ट पर मानते हैं और अर्थ के रेस्पेक्ट में आप देखते हैं कि हम मोशन कर रहे हैं या रेस्ट में हैं, तो ये क्या होगा, ये कहलाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब एक कार मूव कर रही है, तो कार के अंदर ड्राइवर है जो कार को ड्राइव कर रहा है, वो भी मूव कर रहा है, तो उसके बगल की सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति भी उसके साथ मूव कर रहा है. तो ड्राइवर के रेस्पेक्ट में तो वो रेस्ट में होगा. अगर कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वर्क करेंगे तो ड्राइवर के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में होगा, लेकिन अर्थ के फ्रेम में वो मोशन कर रहा होगा, क्योंकि अर्थ के फ्रेम में कार मूव कर रही है तो उसमें अंदर बैठा पैसेंजर भी मूव कर रही है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम. ओरिजिन भी वो पॉइंट होता है जिसको कोऑर्डिनेट को 0,0,0, जिसके कोऑर्डिनेट को 0 मानकर हम बताते हैं कि हम कहाँ पर हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करते हैं. जैसे आप कहीं जा रहे हो रास्ते में और आपके पास कोई फ़ोन आता है और पूछा जाता है आप कहाँ पर हो, तो आप अपने आसपास की कोई फेमस चीज़ को जज करके और उसके रेस्पेक्ट में ख़ुद को डिफ़ाइन करते हो कि मैं इस बिल्डिंग से थोड़ा आगे निकला हूँ या उस बिल्डिंग पर पहुँचने वाला हूँ या इस क्रॉसिंग पर 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा, उस क्रॉसिंग से 100 मीटर डिस्टेंस पर हूँ. तो जिस जगह का आप नाम ले रहे हो, जिसके रेस्पेक्ट में ख़ुद को डिफ़ाइन कर रहे हो, वो ओरिजिन होता है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आप 9th क्लास से मैं भी स्टडी कर चुकी हूँ. डिस्टेंस simply we can define length of path is called distance, and displacement the shortest distance between initial and final position is called displacement. जैसे इस एग्जाम्पल में पहले कोई पर्सन ए से
ओ पर जाता है, फिर ओ से बी पर, तो उसका डिस्टेंस होगा 3 + 4 7 मीटर। ये 3 मीटर में है और ये 4 मीटर में है। तो ए से बी तक वो पाथ ट्रैवल कर रहा है ए ओ प्लस ओ बी, हेंस डिस्टेंस कवर्ड बाई दिस मैन इज 7 मीटर। लेकिन उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो आएगा 5 मीटर। ये राइट एंगल ट्राइंगल है इसलिए। तो 5 मीटर क्या है? डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता था ए से बी पर जाने का? ये हाइपोटेन्यूज। तो ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही इस डायग्राम में आर रेडियस का ये सर्कुलर पाथ है और मान लीजिए पर्टिकुलर पर्सन डी से बी पर जाता है। तो डी से बी पर जाने पर वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है, डी ए बी पाथ को फॉलो कर रहा है। तो ये हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस होगी इस सर्किल की। तो पाई आर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो पूरा सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। तो डी से बी तक डी ए बी पाथ पर पाई आर 3.14 आर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? डी से बी पर जाने के लिए वो डी ए बी से ना होता हुआ, इस सर्कुलर पाथ पर ना होता हुआ डायरेक्ट जा सकता है डी सी बी। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा इसका। और ये डिस्टेंस ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट आर प्लस आर 2r। तो इस तरह से आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट 2r है और डिस्टेंस 3.14 r है। इस केस में डिस्टेंस 7 है और डिस्प्लेसमेंट 5 है। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है। बट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट का भी। ये एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है, फिगर 3.1। इसमें ओ रेफरेंस पॉइंट है, ओ रेफरेंस पॉइंट है और यहाँ से Q 240 मीटर पर है, P 360 मीटर पर है और R अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया है। और ये -120 पर, ये -120 पर। तो अगर कोई पर्सन O से P तक जाता है और फिर लौटकर Q पर आ जाता है, अब आपको उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो पहले वो पर्सन O से P तक जाता है, यानी 360 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, फिर लौटकर Q पर आता है। तो 360 से Q पर आने में पहले 360 से 20 आएगा, यानी 40 मीटर, फिर 40 मीटर तो 280 पर आएगा, फिर अगेन 40 मीटर 120। पहले 360 मीटर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चला और फिर वापस आया 120 मीटर। 360 से 240 मतलब 120 मीटर। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 360 + 120 यानी कि 480 मीटर। लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो O से Q पर है, वो डिस्प्लेसमेंट होगा सिर्फ 240 मीटर। यानी कि डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ। लेंथ ऑफ पाथ क्या है? O से P तक गया 360, फिर लौट कर वापस आया 120। तो 360 + 120 लेंथ ऑफ पाथ हो गई, ये डिस्टेंस है 480 मीटर। और फिर डिस्प्लेसमेंट होगा O से Q तक, यानी 240 - 0 240 मीटर। तो इस तरह से ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है।